जी, सो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कैश बजट। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरी स्टडी टेक्स्ट वाला। और ये स्प्रिंग 2018 का सवाल है। इसको एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें। इसका भी अगर हम जायज़ा लें तो ये कुछ हद तक वो जो हमने सवाल क्लास में भी किया हुआ है SGL लिमिटेड के नाम से, जो CA फाइनल का है, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल इशू है जिससे मैं एक थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। और वो यहाँ तक कि अगर हम देखेंगे, जब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे, तो हम देखेंगे कि सवाल के अपने ही एक वर्किंग से इसमें एक डाटा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। और इसमें एक गलती के साथ हमें छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है इसको इसी तरह से कर लिया जाए तो बेहतर है। लेकिन मैं आपको निशानदेही कर दूंगा कि इसके अंदर वो कौन सा पॉइंट है जो मेरे नज़दीक कॉन्सेप्चुअली आई डिसएग्री विद द वे इन विच द वर्किंग हैज़ बिन परफॉर्म्ड, या डाटा जिस तरह से दिया गया है, जिस तरह से वर्किंग करवाई गई है, उसमें मेरा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। बहरहाल रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जी। रिक्वायरमेंट ये है कि कंप्यूट करनी है आपने बजटेड नेट कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31 2018। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी पिछले साल का बजटेड इनकम स्टेटमेंट, सॉरी, पिछले साल का एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2017 की प्रोवाइड की गई है। और आपसे अगला साल जो कि ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 है, उसका कैश बजट आपसे प्रिपेयर करवाया गया है। तो ज़रा एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लें, फिर उसके बाद हम इसके फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, इसमें जो की पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं, और फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। जी, सो लेट अस नाउ स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि रिक्वायरमेंट, तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ ली थी कि हमने बजटेड नेट कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज फॉर द ईयर दिसंबर 2018 कैलकुलेट करने हैं। तो सर पिछले साल जो है उसने आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट शेयर कर दिया है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 सेल्स हैं। सेल्स को बाइफरकेट कर रखा है उसने। 30% कह रहा है कि कैश सेल्स हैं, तो डेफिनेट सी बात है, बाकी 70% क्रेडिट सेल्स हैं। अमाउंट आपको देता है, इसी तरह से COGS की वैल्यू दे देता है, GP की वैल्यू है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अच्छा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की बात कर रहा है कि पिछला साल उसका जो ओपनिंग बैलेंस था, यानी 1 जनवरी 2017, वो उसने उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। कह रहा है ओपनिंग क्लोजिंग की कोई इन्वेंट्रीज नहीं है, चाहे वर्क इन प्रोसेस हो चाहे फिनिश गुड्स हो। इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूस्ड है वही सोल्ड वाला मामला हम इजीली सवाल में ले सकते हैं। इसके अलावा FIFO फॉलो किया जा रहा है। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता है, कहता है कि जी सेलिंग प्राइस, ये जो पहला पॉइंट है ये आपका सेल से रेलेवेंट है। इसमें उसने कहा हुआ है कि जी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले कहता है कि जी सेल प्राइस में रिडक्शन है 5% बस, और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यानी कि भले वो कैश सेल्स हों भले वो क्रेडिट सेल्स हों, प्राइस में रिडक्शन अगले साल प्रपोज्ड है। इसके अलावा वो कहता है कि जो क्रेडिट पीरियड आप अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं उसमें रिडक्शन आएगी फ्रॉम 45 डेज टू 30 डेज। यानी कि इससे ये पता चला कि पिछला साल यानी कि 2017 था, उसमें 45 दिनों का क्रेडिट पीरियड था, लेकिन अब इस साल आप 30 दिनों का क्रेडिट पीरियड फॉलो करने जा रहे हैं। अच्छा, इस सवाल से पहले मैंने आपको शुरू में इंडिकेट कर दिया था कि यह सवाल बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है SGL लिमिटेड के सवाल से, जो कि हमने क्लास में किया हुआ है, और ये CA फाइनल का सवाल है। ठीक है, तो इसमें अगेन जैसे हमने SGL लिमिटेड के अंदर किया था, और मैंने क्लास में ये चीज़ मेंशन भी की थी कि यू शुड नो कि आपका जो डेटर्स का जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, दैट इज बेसिकली कैलकुलेटेड, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द सेल्स। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप इस साल का अगर आपको क्लोजिंग डेटर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यू कैन वैल्यू योर डेटर्स, योर एवरेज डेटर्स बेस्ड ऑन द सेल्स। बारहा इस पे बात हुई है हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर में भी, मैंने इसका जिक्र किया है कि हमारा जो एवरेज डेटर्स हैं, यानी दूसरा दिन हो, 10वां दिन हो, 215वां दिन हो, 365वां यानी क्लोजिंग का जो दिन हो, हर डे पे ऑन एवरेज डेटर्स का अगर आपने बैलेंस निकालना है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन सेल्स, क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स ओवर 360 या 365 इनटू रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। तो यहाँ पे उसने वही स्ट्रेटजी यूज़ की है पूरे सवाल के अंदर। एज फार एज पेमेंट फॉर द सप्लायर्स इज कंसर्न, उसमें भी उसने वही स्ट्रेटजी यूज़ की हुई है। तो यहाँ पे उसने आपको ये जो रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज दे रखे हैं पिछले साल का और इस साल का, उसका मकसद सिर्फ ये है कि आपसे ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस भी कैलकुलेट करवा ले, आपसे क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस भी कैलकुलेट करवा ले, डेफिनेटली बेस्ड ऑन द प्रीवियस पीरियड्स क्रेडिट सेल्स एंड करंट ईयर्स क्रेडिट सेल्स रिस्पेक्टिवली। और फिर उसके बाद बैलेंसिंग आप इजीली कैलकुलेट कर सको
कैश रिकवर्ड फ्रॉम योर क्रेडिट सेल्स। तो ये उसका यहाँ पे मकसद है। अच्छा, इंपॉर्टेंटली उसने जो वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज बताया ना, उसमें उसने बताया हुआ है कि कैश सेल्स में वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज 10% है और क्रेडिट सेल्स में वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज 5% है। इस सवाल में एक छोटा सा मैथमेटिकल पॉइंट ये है कि उसने यूनिट्स नहीं दिए, लेकिन पिछले साल के जितने भी यूनिट्स थे उसकी परसेंटेजेस दे दी हैं। तो मैथमेटिकल उसूल अप्लाई करते हुए आप इजीली अगले साल की जो कैश और क्रेडिट सेल्स है वो परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपनी सेल्स को ब्रेक कर लें परसेंटेज टर्म्स में और फिर उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक और आपका जो प्राइस का इफेक्ट है वो आप इजीली बिल्ट इन कर सकते हैं और अपनी कैश और क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हैं। अच्छा, जहां तक तो वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज का ताल्लुक है, क्योंकि आप जहन में रखें हम पिछले काफ़ी सवाल कर चुके हैं और आप जानते हैं कि जितनी भी वेरिएबल आइटम्स हैं दोज विल बी इफेक्टेड बाय द वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज या वॉल्यूमेट्रिक इंपैक्ट उनके ऊपर आता है। तो मुझे अब वॉल्यूमेट्रिक इंपैक्ट लेना है। अब इस सवाल के अंदर उसने ये काम किया है कि उसने वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज कैश सेल्स का अलग दे दिए ये परसेंटेज टर्म्स में और क्रेडिट सेल्स का अलग दे दिए, लेकिन मुझे तो एक वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज चाहिए। मुझे तो अब इस तरह से तो मैं अप्लाई नहीं कर सकूंगा। तो इसमें यहाँ पे जो काम किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है, उसने परसेंटेजेस प्रोवाइड की हुई हैं कि 30% कैश सेल्स हैं और उनमें इंक्रीज वॉल्यूम का कितना है 10%, 70% आपकी क्रेडिट सेल्स हैं और उनमें वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज कितना है 5%। तो आप एक वेटेड एवरेज वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज निकाल सकते हो और ये वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज आप हर जगह पे जहां जहां पे वेरिएबल आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आपकी लेबर है, आपके वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या कोई भी और वेरिएबल खर्चा है उसके ऊपर आप वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज ले सकते हो। तो ये इस सवाल का एक डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे यूनिट्स नहीं है या इस तरह से नहीं है जैसे हमें पिछले सवालों में नजर आता था कि एक ही वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज की परसेंटेज दे दी जाती थी। तो हम फिर यही एज्यूम कर सकते हैं कि अब हम कि यूँ इसको देखा जाए कि जी जितने परसेंट आपकी कैश और क्रेडिट सेल्स हैं उनका वेट लेते हुए हम उनका रिस्पेक्टिव वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज एज अ होल कैलकुलेट कर लें। वो जब हम इंशाल्लाह कैलकुलेशन करने पे जाएंगे तो हम उसको वहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे ताकि आगे हमारा काम बन सके। अच्छा, इसके अलावा वो सर आपको सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ब्रेकअप दे रहा है। अब आप जानते हो कि यहाँ पे चूंकि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का सिलसिला ही नहीं है, तो हम जानते हैं कि COGS के अंदर फिर एक ही आइटम होगी और वो कौन सी आइटम होगी सर? सिर्फ और सिर्फ आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। एंड दिस इज द नॉलेज ब्रॉट फॉरवर्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन अदर वर्ड्स इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इसका ब्रेकअप का जहां तक ताल्लुक है उसने बता दिया कि 5, 3 और 2 की रेशियो में ये ब्रेक होंगे। क्यों ब्रेक कर रहा है? क्योंकि जाहिर है हर एक की पेमेंट का अंदाजा अलग है, तो वो उसने शेयर कर दिया। फिर मजीद कहता है कि जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और जो आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स का 20% हिस्सा है, आप जानते हो ऊपर उसने बताया हुआ है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो 2/10 है, यानी कह सकते हैं 20% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन वो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है। उसके अंदर फर्दर ब्रेकअप है कि 20% उसमें से फिक्स्ड है और डेफिनेटली बाकी जो है वो आपके वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। तो वो कह रहा है कि जितने भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो आपको नजर आ रहे हैं 1250 पिछले साल के, वो भी फिक्स्ड हैं। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड्स जो आप निकालोगे उस रेशियो की बेस पे जो कि बता रहा है कि 2/10, उसमें से भी 20% जो है वो फिक्स्ड होंगे। तो ये उसने बाइफिकेशन दे दी है। इसके अलावा वो कह रहा है जो डेप्रिसिएशन 2017 में थी उसकी अमाउंट थी 100 मिलियन और वो अपोर्शन हो रही है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इन द रेशियो ऑफ 7:3। मतलब 70 मिलियन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा बनी हुई है और जो 30 मिलियन है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बनी हुई है। इंटरेस्टिंगली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो सारे ही फिक्स्ड हैं, तो जाहिर है उसके अंदर ही 30 मिलियन शामिल होगा। लेकिन जहां तक आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर जो फैक्ट्री ओवरहेड्स का ताल्लुक है, इसके अंदर ज़ाहिर है डेप्रिसिएशन शामिल होगी और हम जानते हैं डेप्रिसिएशन इज बेसिकली पार्ट ऑफ द फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस। और फिक्स्ड एक्सपेंस कहाँ जाता है? पहली बात तो ये है कि ओवरहेड्स में, और ओवरहेड्स में भी किसके अंदर? फिक्स के अंदर। सो डेप्रिसिएशन विल टेक्निकली बी पार्ट ऑफ दैट 20% पोर्शन ऑफ योर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये बात समझ गए? फिर रिपीट करता हूँ, आपके जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उसका 20% हिस्सा जो है वो आपका फिक्स्ड है, तो उसी का पार्ट होगा आपका डेप्रिसिएशन। क्योंकि आप जानते हो इट इज नॉलेज ब्रॉट फॉरवर्ड कि जो डेप्रिसिएशन आपकी COGS जो मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री में जितनी डेप्रिसिएशन होती है वो किसका पार्ट होती है? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो बाइफर्केशन उसने दे दिया और बता दिया कि ये किस किस के हिस्से में कितनी कितनी है, क्योंकि जाहिर है हम जानते हैं कि हम कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन की आइटम्स जो है उसको इग्नोर किया जाता है उसके अंदर।
इसके अलावा उसने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो है जी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की। कह रहा है कि जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आप अपने पास मेंटेन करते हो वो 30 दिनों की कंजम्पशन के बराबर है। पिछले साल तक आप 45 दिनों की कंजम्पशन के बराबर अपने रॉ मटेरियल मेंटेन करते थे। ठीक है जी, ये मैं पॉइंट डिस्कस करता हूँ बिल्कुल एंड पे, लेकिन ज़रा थोड़ा सा बाकी पॉइंट्स को डिस्कस कर लूँ। जो इन्फ्लेशन का मामला है रॉ मटेरियल के ऊपर और डायरेक्ट लेबर के ऊपर 10 और 6% है। इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं उस पर 5% है। बाकी जो 7वां पॉइंट है इसमें कह रहा है कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी ये है कि आप अपने सप्लायर्स को 30 दिनों में पे करते हैं, यानी कि आप जो अपने सप्लायर से क्रेडिट पीरियड लेते हो वो 30 दिनों का है। और कहता है कि दिस 30 days दैट इज टू बी चेंज्ड टू 15 days। ओके, यानी प्रीवियस पीरियड में आप अपना क्रेडिट पीरियड जो है वो 30 days अवेल कर रहे थे और अब ये चेंज होकर किस पे आएगा 15 days पे, यानी कि जो हमारा बजटेड ईयर है अगले साल का उसमें आप जो क्रेडिट पीरियड अवेल करने जा रहे हैं वो 15 days का होगा। और पिछले साल तक आप क्या करते रहते कि 30 days का क्रेडिट पीरियड अवेल कर रहे थे, जो कि यानी कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी आपकी। अदर कॉस्ट जितनी भी हैं आपकी वो पे हो जाएंगी इन द मंथ इन विच दे वर इनकर्ड, यानी इसके अंदर कोई डिले नहीं है, आप इसमें कोई क्रेडिट पीरियड अवेल नहीं कर रहे, तो ये उसने एक सहूलत दे दी है। देखो कहाँ कहाँ ये सहूलत मिल रही है आपको। आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर एक तो है जी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसको छोड़ दें, बाकी डायरेक्ट लेबर उसके ऊपर भी बस जो खर्चा है आपने उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक और इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेना, अगले साल की पेमेंट कैलकुलेट हो जाएगी। पेमेंट की बात कर रहा हूं क्योंकि जिसमें पेमेंट है जो भी आपका मंथ ऑफ इनकरेंस है वही मंथ ऑफ पेमेंट है, जो पीरियड ऑफ इनकरेंस है वही पीरियड ऑफ पेमेंट है, कोई डिले ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपने खर्चा जो भी पिछले साल का है उसमें वॉल्यूमेट्रिक और इन्फ्लेशन का इफेक्ट ले लें, आपके पास अगले साल की बजटेड कैश पेमेंट उस मद में कैलकुलेट हो जाएगी। तो अदर कॉस्ट का बड़ा आसान मामला है। तो किस किस पे ये आसानी लग गई, एक तो डायरेक्ट लेबर का पोर्शन आउट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर उसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स उस पर सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक और इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेंगे, फिर उसके अलावा जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स है अदर देन डेप्रिसिएशन उसके ऊपर भी यही आसानी है। फिर इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी सर यही आसानी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से बस सिर्फ डेप्रिसिएशन निकाल दें, बाकी अमाउंट को इन्फ्लेट कर दें। सो अदर कॉस्ट पे बड़ी सहूलत रखी गई है। एंड पे एक ही आइटम बचती है और वो है कैश पेड टू योर सप्लायर्स। इसके अंदर एक छोटा सा डिसएग्रीमेंट है मेरा विद द वे इन विच ही हैज रिक्वायर्ड द स्टूडेंट्स टू कैलकुलेट द कैश पेड टू सप्लायर्स फॉर 2018। इंटरेस्टिंगली मेरे नज़दीक यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे जैसे SGL लिमिटेड के अंदर जब हमने जिस ईयर का कैश बजट प्रिपेयर किया था उसकी ओपनिंग रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री की वैल्यू उसने वहाँ पे दी हुई थी, यहाँ पे मेरे नज़दीक उसको देनी चाहिए थी। अब उसने किया क्या है मैं पहले वो बता देता हूँ आपको। जो 2018 की वर्किंग है ना सारी की सारी वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उसूलों के मुताबिक है। जैसे हमने SGL लिमिटेड में बजटेड ईयर में रॉ मटेरियल कंजम्पशन का आपको याद होगा मैंने कैलकुलेट करवाया था रॉ मटेरियल कंजम्पशन फॉर नेक्स्ट ईयर एट प्रीवियस ईयर्स प्राइस, उसकी बेसिस पे मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू किया था ताकि क्लोजिंग इन्वेंट्री भी एट पार आ जाए, वो भी प्रीवियस ईयर्स प्राइस पे आ जाए। और ओपनिंग रॉ मटेरियल था तो बैलेंसिंग मैंने निकाला था रॉ मटेरियल परचेजेस, फिर उसको पकड़ के एज अ होल मैंने इन्फ्लेट कर दिया था। ठीक है, आपको याद होगा क्योंकि हमने एक क्लास में सवाल किया SGL लिमिटेड का। तो उस रॉ मटेरियल परचेजेस को फिर मैंने क्या किया था, मैंने उसको इन्फ्लेट किया और उस रॉ मटेरियल परचेजेस की बेसिस पे मैंने क्लोजिंग क्रेडिटर्स निकाले, ओपनिंग क्रेडिटर्स यूज किया और कैश पेड फॉर सप्लायर्स कैलकुलेट कर लिया। यही टारगेट रिक्वायरमेंट थी। अब इसमें मसला ये है कि इसने ये करवाया स्टूडेंट से कि पहले 2017 में ही रहते हुए इसने सबसे पहले रॉ मटेरियल के इन्वेंट्री अकाउंट में आपको ओपनिंग रॉ मटेरियल दे दिया एक, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल कंजम्पशन इसने कैलकुलेट करवाई किस तरह से, आपको देखो डाटा दिया है उसने बताया हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 4000 और इसका 50% पोर्शन क्या है रॉ मटेरियल कंजम्पशन। अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन आपको यहां से निकल रही है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फाइफो चल रहा है, ठीक है, और फाइफो जब लग रहा है तो हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि 50% है आपके 4000 की अमाउंट का, ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन का क्या पैटर्न है कि इसका एक हिस्सा वो है जो कि ओपनिंग रॉ मटेरियल है क्योंकि सबसे पहले तो वो कंज्यूम होगा, फाइफो लग रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग आपकी रॉ मटेरियल कंजम्पशन है दैट इज आउट ऑफ द रॉ मटेरियल परचेजेस। ठीक है, अब वही वाला मसला जो कि मैंने SGL में डिस्कस किया था
ये पिछले साल की रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट है, जहन में रखें, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो कि पिछले साल की 2017 की है, अब उस रॉ मटेरियल कंजम्पशन की बेस पे अगर आप क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैलकुलेट करना चाहोगे तो वो क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो है वो भी एक मिक्सचर सा हो जाएगा, जिसमें पार्टली प्रीवियस ईयर की वैल्यू वाली चीज है और पार्टली ड्यूरिंग द पीरियड की ईयर वाली चीज है। जबकि फाइफो ये कहता है कि क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो है दे शुड बी वैल्यूड एट द लेटेस्ट रेट। अब इसने 2017 के जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट है उसमें उसने वर्किंग ऐसे करवाई हुई है, और इसी सवाल के अंदर उसकी 2018 की जो वर्किंग है वो बिल्कुल ठीक है। 2018 में हम जब वर्किंग करेंगे तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने एसजीएल लिमिटेड में किया था। हम पिछले साल का रॉ मटेरियल कंजम्पशन पकड़ेंगे, उसमें सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज लेंगे और फिर उसकी बेसिस पे क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैलकुलेट करेंगे और फिर परचेजेस बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो रहा होगा, फिर परचेजेस को हम इन्फ्लेट कर देंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर का जहां तक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट का ताल्लुक है, वहां पे वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन वो ले रहा है जो कि असल में बनती है, वो वाली नहीं रॉ मटेरियल कंजम्पशन ले रहा जो कि हम निकालते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर एट प्रीवियस ईयर्स प्राइस। उसने रॉ मटेरियल कंजम्पशन वही ले ली जो कि बनती है एज पर फाइफो, यानी कि उसमें एक पोर्शन ओपनिंग रॉ मटेरियल वाला प्रीवियस ईयर्स प्राइस वाला और एक रॉ मटेरियल कंजम्पशन वो वाली जो कि आउट ऑफ द परचेजेस है, ठीक है। अब उसकी बेसिस पे क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैलकुलेट करवा रहा है। तो एक ही सवाल के अंदर उसने 2 सालों में कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रीटमेंट जो है वो ली हुई है। इसका हल ये था मेरे नज़दीक, अगर एग्जामिनर एक प्रॉपर सवाल बनाता जो कि कॉन्सेप्चुअली हर लिहाज से लॉक्ड होता, हर लिहाज से प्रॉपर होता, ये तरीका होना चाहिए था कि उसको ओपनिंग रॉ मटेरियल दे देना चाहिए था, या वो ये करता, एक और इसका हल था कि आपको 2016 जो है उसकी रॉ मटेरियल कंजम्पशन की वैल्यू दे देता, ठीक है। उसमें फिर आप 2017 के लिए सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज लेते और फिर 2017 के क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स कैलकुलेट करते, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता था। इस तरह से फिर आप 2018 और 2017 दोनों के लिए एक ही तरह की कैलकुलेशन कर रहे होते। तो ये मेरा एक कह लें कि एक टेक्निकल डिसएग्रीमेंट है विद द वे इन विच दिस क्वेश्चन हैज बीन ड्राफ्टेड, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन कुड हैव बीन ड्राफ्टेड बेटर अगर इस तरह से इसको ड्राफ्ट किया जाता। बहरहाल ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन हमें इस सवाल को इसी तरह से हैंडल करना है। 2017 हम वैसे ही करेंगे जैसे एग्जामिनर कह रहा है, लेकिन हमारे ज़हन में होना चाहिए दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे। लेकिन जो 2018 जो बजटेड ईयर है उसमें जो वर्किंग करेंगे हम बिल्कुल सही करेंगे क्योंकि डाटा हमारे पास प्रॉपरली अवेलेबल है। तो ये हमारा ब्रीफ सा ओवरव्यू था इस क्वेश्चन के बारे में। तो लेट अस नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्योंकि अब हमारे पास सारे की फैक्ट्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं, तो सॉल्यूशन प्लान डिज़ाइन करते हुए हमें आसानी होगी। और अगेन जिस तरह से मैंने पहले सवालों में किया है, इस सवालों में भी मैंने इसी तरह से किया है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू करवा देता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। मैंने इसका एक फॉर्मेट पहले से प्रिपेयर कर रखा है, ये मैं सिर्फ आपको एक हल्का सा गो थ्रू करवा दूं। ऊपर मेन सॉल्यूशन प्लान था और फिर ये वर्किंग्स हैं कुछ, और मैंने अगेन क्योंकि बच्चों को ये टी अकाउंट से ज़रा ज़्यादा अच्छी समझ आती है, और मैंने क्लास में भी बताया था कि आप चाहें तो टी अकाउंट से ये वर्किंग्स कर सकते हैं, चाहें तो कॉलमर अंदाज में भी इन वर्किंग्स को हैंडल कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगता है कर लें, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मेट्स की इस तरह से बंदिश नहीं है। तो बहरहाल मैंने ये सवाल जो है उसमें मुनासिब समझा कि हम लोग बेहतर है कि टी अकाउंट से कर लें ताकि एक समझने में आसानी हो जाती है। सो लेट अस नाउ स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। जी, तो एक दफ़ा हम इस फॉर्मेट को देख लेते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किस तरह से उसने हमें सवाल में चीज़ें दी हैं और इन अकॉर्डेंस विद दैट किस तरह से मैंने अपने सॉल्यूशन प्लान को डिज़ाइन किया है। देखें, यहाँ पे सवाल जब पढ़ा तो उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि जो आइटम्स हमारी यहाँ पे रेलेवेंट है वो एक तो सेल्स के 2 हिस्से हैं, एक तो कैश सेल्स है और दूसरा रिकवरी फ्रॉम द क्रेडिट सेल्स। तो इन दोनों को लाइन आइटम्स मैंने बना लिया। ये हमारी कैश इनफ्लोज है। ओपनिंग कैश का बैलेंस एज सच मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था, तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ अ वर्किंग। और इसके बाद जितनी पेमेंट्स हैं वो मैंने नीचे उसको क्लासीफाई कर दिया है। और फाइनली बजटेड नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज भी बोल सकते हैं, और बजटेड नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो फॉर द ईयर भी बोल सकते हैं। बेहतर होता है कि वही ज़बान इस्तेमाल की जाए जो कि रिक्वायरमेंट की है, तो इसीलिए मैंने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो देखें, उसके बाद पेमेंट्स 2 तरह की हैं, या तो पेमेंट फॉर सप्लायर्स हैं, इसके अलावा पेमेंट फॉर अदर कॉस्ट्स हैं। और अदर कॉस्ट पे यही खर्चे हैं जो कि मैंने सवाल डिस्कस करते हुए आपके साथ जिक्र किया था, यानी कि एक तो COGS यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ब्रेक हो के हमारे पास एक डायरेक्ट लेबर बन रही है, उसी के अंदर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं और उसी के अंदर
फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, और जाहिर है उसको मैंने आगे अदर्स इस वजह से लिखा है क्योंकि डेप्रिसिएशन भी है, तो डेप्रिसिएशन मैं निकाल दूंगा, बाकी के ऊपर हम वर्किंग करेंगे। इसी तरह बाकी एंड पे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, और वो उसने खुद बताया है कि वो सारे के सारे फिक्स्ड हैं। तो ये जो अदर कॉस्ट है, इनका फीचर ये है कि इनमें आसानी रखी गई है कि जो भी मंथ ऑफ अकरेंस है उसी मंथ में पेमेंट भी है, तो कोई डिले एज सच इनकरेंस, अकरेंस या जो मर्जी आप उसको कह लें, अकरेंस और पेमेंट में ऐसा कोई डिले नहीं है, तो वो साथ ही पेमेंट हो जाएगी उसी मंथ में। सो इन अदर वर्ड्स इसमें कोई डिले एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो बस उसमें ये करना होगा कि बस खर्चा कैलकुलेट कर लेना होगा और वही हमारी पेमेंट होगी। मतलब मैंने जिक्र भी किया था डिस्कस करते हुए कि जो पिछले साल के हमारे आइटम्स इनके खर्चे ब्रेकअप में कैलकुलेट होंगे, उसमें वॉल्यूमेट्रिक और इन्फ्लेशन का इफेक्ट ले लिया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट कि वो वेरिएबल आइटम है या फिक्स्ड आइटम है। सो लेट्स नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। हम मेरा ख्याल है कैश सेल्स से और क्रेडिट सेल्स से अगर शुरू कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी निस्बत से मैंने पहली वर्किंग जो है वो रिकवरीज की है। अगेन आप जो मर्जी नाम देना चाहे आप नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखें मैंने एक ग्रोथ रेट की कैलकुलेशन भी रखी हुई है। मैंने शुरू में जिक्र कर दिया था कि हमें ज़ाहिर है वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज की परसेंटेज चाहिए फॉर दोज आइटम्स दैट आर वेरिएबल इन नेचर। लेकिन सवाल में ये है कि उसने दो तरह के यूनिट्स, एक वो जो कैश पे बिकने वाले यूनिट्स हैं, एक वो यूनिट्स जो कि क्रेडिट पे बिकने वाले यूनिट्स हैं, दोनों की ग्रोथ अलहदा दी है। तो हम वेटेड एवरेज ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। तो आए पहले वेटेड एवरेज एक ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं जो आगे फिर हमें वॉल्यूमेट्रिक वेरिएबल आइटम्स को उन पे वॉल्यूमेट्रिक इम्पैक्ट कैलकुलेट करने में मदद देगा। तो आए सर यहाँ पे उसमें अगर हम देखें तो हमें उसने बताया हुआ है कि 30% आपके लास्ट पीरियड में कैश सेल्स थी, और उसमें वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज पहले बुलेट में उसने मेंशन किया हुआ है कि वो 10% है। तो 0.3 का 10%। इसी तरह से हमारी जो क्रेडिट सेल्स हैं वो सर 70% है एज पर डाटा, और उसमें उसने पहले पॉइंट में बताया हुआ है कि उसमें 5% का इंक्रीज है। तो अगर मैं सिर्फ एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ वर्किंग कर लूँ तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि दिस ग्रोथ रेट इज़ एक्चुअली हाउ मच, दैट इज़ इसमें से आप बेशक मैंने चूँकि वेटेड एवरेज ग्रोथ रेट निकाला है तो इसके बाद आप -1 कर सकते हो ताकि आपके पास एक परसेंटेज आ जाए। सो द परसेंटेज इज 6.5%। ठीक है, ये रुपीज़ इन मिलियन में यहाँ से स्किप कर देता हूँ, ये हमारा कैश और क्रेडिट सेल्स की वर्किंग के लिए रेलेवेंट है। तो बेशक आगे ही लिख दें, मैं आगे लिख लेता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर है। सो हमारा जो ग्रोथ रेट बन रहा है दैट है 6.5%। इसके अलावा ज़रा सेल्स इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। देखें चाहे क्रेडिट चाहे कैश सेल्स दोनों में प्राइस की रिडक्शन है, उसने कोई इसमें फ़र्क नहीं रखा। उसने कहा है पहले पॉइंट में कि आपकी प्राइस की रिडक्शन है 5% से। तो आए ज़रा बाइफर्केशन पे चलते हैं। कैश सेल्स 30% है 7500 की, हम भी डाटा मिलियंस में ले रहे हैं। 7500 का 30%, और ये आपकी कैश सेल्स आ गई पिछले साल की। एक तो उसमें प्राइस का इफेक्ट ज़ाहिर है 0.95 से मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि प्राइस में रिडक्शन है, और वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज। जी सर, कैश सेल्स का यहाँ वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज हम अलहदा लेते हैं, और वो कितना है यहाँ पे 10% है, तो इंटू 1.1। ठीक है, तो जहाँ तक सेल रेवेन्यू का ताल्लुक है उसमें तो डेफिनेटली हम जो रिस्पेक्टिव सेल्स है उसका वही वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज लेंगे जो कि उसने हमें मेंशन किया हुआ है। सो 7500 का 30%, उसका 95% इंटू 1.1। सो इट गिव्स अस द टोटल कैश सेल्स ऑफ 2351.25 मिलियन। लेट्स रिपोर्ट इट इन द मेन स्ट्रक्चर। मैं इसको मेन स्ट्रक्चर में रिपोर्ट कर रहा हूँ, वर्किंग वन का रेफरेंस दे रहा हूँ, सो दैट इज प्लेस्ड हियर। ठीक है जी। उसके अलावा जो क्रेडिट सेल्स हैं हमारे अगले पीरियड की जो बजटेड बनती हैं, आए ज़रा उसके हिसाब से चलते हैं। मैं ज़रा वर्किंग कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ पे एक्सेल है, ज़रा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो देखें आगे वर्किंग किस तरह से 7500 का 70% हमारा क्रेडिट सेल्स है पिछले पीरियड में। अगेन नेक्स्ट पीरियड के लिए क्या होगा, एक तो प्राइस का इफेक्ट, इसमें भी 5% की रिडक्शन है तो मैंने 0.95 से मल्टीप्लाई करना है, और जो वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज है दैट इज़ 5% इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स। सो कितना हो जाएगा सर अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लें, तो इसमें सिर्फ 70% है और एंड पे 0.5 है। तो हमें पता चला कि क्रेडिट सेल्स कितनी बजटेड है फॉर द नेक्स्ट पीरियड, 5236.88 मिलियन। लेकिन हम जानते हैं ये तो क्रेडिट सेल्स हैं, और हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम योर क्रेडिट सेल्स, और डेफिनेटली उसके लिए डेटर्स का टी अकाउंट जो है उसका इस्तेमाल है। तो ये वही पुरानी कहानियां शुरू हो गई हैं जो कि आप लोग अकाउंटिंग में पढ़ते हो। तो ये देखो मैंने इसके लिए नीचे वर्किंग एक प्रिपेयर की हुई है, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स लेस क्लोजिंग डेटर्स, दैट विल गिव यू व्हाट,
कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। आपका दिल कर रहा है टी अकाउंट बनाने को, आप टी अकाउंट से कर लें, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखो, एक तो क्रेडिट सेल्स यहाँ पे लिख दो जो तुम कैलकुलेट कर चुके हुए ऊपर, आए जरा इसको एज इट इज प्लेस कर देते हैं। अब आपके जो ओपनिंग डेटर्स हैं वो पिछले साल की क्रेडिट सेल्स की बेस पे कैलकुलेट हो जाएंगे, और आपके जो क्लोजिंग डेटर्स है वो इस साल के क्रेडिट सेल्स की बेस पे वैल्यू हो जाएंगे, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट इन द बिगिनिंग। मैं इस पर डिस्कशन कर चुका हूँ। तो सर पिछले साल की क्रेडिट सेल्स कितनी थी आपकी, ये देखें 7500। बेशक इसको यहाँ नीचे अलग से कैलकुलेट कर लो, मैंने बल्कि इसके लिए जगह बनाई हुई है, ये देखें वर्किंग 1.1। पिछले साल 7500 सेल्स थी, तो उसका 70% क्या था, क्रेडिट सेल्स। तो आए इसको यहाँ पे अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दैट इज 5.25 मिलियन, ये पिछले साल की क्रेडिट सेल्स थी। तो सर पिछले साल की क्रेडिट सेल्स की बेस पे आप रेफरेंस दे दें 5250, जो कि है वर्किंग नंबर 1.1। सो पिछले साल की क्रेडिट सेल्स ओवर 360, उसने देखे रिक्वायरमेंट में बताया हुआ है कि आपने एज्यूम करना है कि साल में 360 डेज हैं, ठीक है, तो आप 360 लीजिएगा, ओवर 360 इनटू। अब ये देखें यहाँ पे उसने बताया हुआ है, ये देखें पहले वाला पॉइंट पढ़ें कि क्रेडिट पीरियड जो ऑफर होगा कस्टमर्स को, इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 45 टू 30 डेज। इसका मतलब है कि पिछले साल जो रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज था दैट वाज 45 डेज। तो आपने पिछले साल का चूंकि क्लोजिंग डेटर्स कैलकुलेट करना है पिछले साल के क्रेडिट सेल्स की बेस पे, सो यू विल बी टेकिंग द रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज ऑफ 45। तो पिछले साल के लिए 45 ही रेलेवेंट है। आए जरा इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं क्या वैल्यू बनती है। सो इट इज 656.25, ठीक है जी। और उसके बाद जो हमारे क्लोजिंग डेटर्स हैं वो आपका ड्यूरिंग द पीरियड जो आपके बनते हैं क्रेडिट सेल्स, उसकी बेस पे वैल्यू हो जाएगा 5236.88 ओवर 360 इंटू 30। क्यों, क्योंकि अब उसने बताया कि वो अब इस पीरियड में आपका जो बजटेड पीरियड है उसमें वो 30 डेज हो जाएगा। तो आए जी इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ओवर 360 इंटू 30 डेज। सो ये ज़ाहिर है माइनस होगा, तो हम अब बैलेंसिंग फिगर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना है। सो दैट इज 5456.72। सो लेट अस रिपोर्ट इट इन द मेन स्ट्रक्चर। इसको भी मेन स्ट्रक्चर पे रिपोर्ट कर देते हैं। सो ये दो वैल्यूज आपकी वर्किंग वन से आ गई हैं, और वर्किंग वन का ताल्लुक ही इस चीज से था कि हम रिकवरीज को कैलकुलेट कर सकें। सो बोथ रिकवरीज हैव बीन कैलकुलेटेड एंड दे हैव बीन प्लेस्ड इन योर मेन स्ट्रक्चर। जी सो लेट अस मूव फर्दर। अब आ गया जी पेमेंट फॉर सप्लायर्स और पेमेंट फॉर अदर कॉस्ट्स। और जाहिर है इसमें हमें जो वर्किंग शुरू करनी पड़ेगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसके अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है पिछले साल का, मेरी डिस्कशन आपके साथ इसके ऊपर पहले हो चुकी है, वही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है पिछले साल का, उसको इस्तेमाल करके क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स पिछले साल का निकालेंगे। ओपनिंग पिछले साल का अवेलेबल है, बैलेंसिंग परचेजेस निकलेगा, उस परचेजेस की बेसिस पे आप अपना पिछले साल का क्लोजिंग या इस साल ये जो बजटेड ईयर है 2018 इसका ओपनिंग क्रेडिटर्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आप बिल्कुल, और ये मैंने ये भी डिस्कस कर लिया है कि ये मेथड ठीक नहीं है जो कि पिछले साल में यूज़ हो रहा है। फिर 2018 के अंदर आप बिल्कुल सही वर्किंग करते हुए 2018 के लिए रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैलकुलेट करेंगे। इसको बोलेंगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन फॉर नेक्स्ट ईयर एट प्रीवियस ईयर्स प्राइस। उसकी बेसिस पे 2018 का क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स कैलकुलेट करेंगे और बैलेंसिंग निकल आएगा रॉ मटेरियल परचेजेस, ठीक है। इस रॉ मटेरियल परचेजेस की बेसिस पे जो कि 2018 का है उसकी बेसिस पे क्लोजिंग हम अपना क्रेडिटर्स कैलकुलेट करेंगे, बैलेंसिंग निकलेगा कैश पेड। तो ये चीज़ डिस्कस कर ली। अब दोबारा बल्कि डिस्कस कर ली यूँ कहना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में भी डिस्कस किया, चूँकि ये थोड़ा सा मैटर पेचीदा है इसलिए मैंने समझा कि दोबारा हम इसको डिस्कस कर लें। चलें जी, हमारा जो प्रीवियस पीरियड है उसकी इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है कि COGS यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी 4000 है, मिलियंस में ही डाटा ले रहे हैं। अब ये देखें इसका जो बाइफर्केशन है वो कैसे है सर, 5, 3 और 2 की रेशो है। आप कह सकते हैं 50%, 30% और 20%, या आपने 5/10, 3/10 वो कहना है तो वो भी ओके है, कोई इशू नहीं है जी। 50%, 30% और 20%, ठीक है जी। सो लेट्स कैलकुलेट ऑल दीज फिगर्स।
कोई मैंने ऐसा मुश्किल काम नहीं किया, मैंने बस बाइफरकेट ही किया है इन अकॉर्डेंस विद द रेशियो दैट ही हैज़ गिवन। द रेशियो वाज 5:3:2, इसके हिसाब से मैंने इसको बाइफरकेट कर लिया है। और इंटरेस्टिंगली उसने सवाल में मुझे बताया हुआ है, ये देखें पॉइंट नंबर 3 के अंदर कि 20% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे ही फिक्स्ड हैं। तो आए ज़रा इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स को फर्दर बाइफरकेट करते हैं। तो ये जो बाइफरकेट होके मेरे पास 800 आया हुआ है, इसका वेरिएबल पोर्शन सर कितना है? ये मैंने जो इंडेंटेशन की है ये आपको मदद देगा कि जी हर एक को फर्दर सब एनालाइज किया गया है। तो वेरिएबल पोर्शन ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? 80%, क्योंकि फिक्स्ड वो कह रहा है कि 20% है। तो आए जी इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 800 का 80% कितना हुआ? 640, और 800 का 20% कितना हुआ? 160। तो ये आपको ये जो फॉन्ट थोड़ा सा इटैलिक हुआ है ये मदद देगा आइडेंटिफाई करने में कि जी हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं ये उसका सब एनालिसिस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी नीचे मैंने सब इंडेंट करके थोड़ा सा आगे कर दी है, ये मदद देगा कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स के फर्दर बाइफिकेशन है। देखें उसने पॉइंट नंबर 3 के अंदर बताया हुआ है कि आपकी जो टोटल डेप्रिसिएशन थी पिछले साल वो 100 मिलियन थी, इसमें से 70 मिलियन, क्योंकि 7/3 की रेशियो है, 70 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा है और 30% यानी 30 मिलियन जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा है। और उसने बता दिया है कि अगले साल में भी यही रहेगा। सो यहाँ पे हम इसको निकाल देते हैं इसमें से। तो हम जानते हैं कि जो डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा है वो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगी और वो 70 मिलियन है। तो आए इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर लेते हैं। 70 मिलियन जब निकाल लेंगे तो देखें बैलेंसिंग मैं कह रहा हूँ कि अदर फिक्स्ड कॉस्ट, अदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना बन जाएगा? 160 माइनस 70। चलें लिख देते हैं आगे 160 माइनस 70 ताकि बतौर वर्किंग रहे आपके पास। तो ये आपका बनता है सर 90 मिलियन। तो 70 मिलियन तो डेप्रिसिएशन है, इसकी मद में तो कोई पेमेंट होनी नहीं है, ये तो नोशनल आइटम है, इसलिए इसको अलहदा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखें डायरेक्ट लेबर इट इज़ पार्ट ऑफ अदर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स इट इज़ पार्ट ऑफ अदर कॉस्ट, और इस तरह फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स में अदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स दैट इज़ पार्ट ऑफ अदर कॉस्ट। और ये सब आपने बस इसमें वॉल्यूमेट्रिक और इन्फ्लेशन इफेक्ट लेना है वेयर रिक्वायर्ड। आपके पास अगले बजटेड पीरियड का खर्चा आ जाएगा और वही खर्चा पेमेंट बन जाएगी। लेकिन इससे पहले बेहतर है कि हम जो सबसे जो जो जिसे कहते हैं ना कि ट्रिकी एरिया है उसको पहले हैंडल कर लेते हैं, वो है जी मटेरियल कंज्यूम्ड। और इसकी बेसिस पे एक पूरा साइकिल है जो कि चलाने के बाद मुझे कैश पेड फॉर सप्लायर्स कैलकुलेट करने को मिलेगा। तो देखिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है ताकि आपको इंशाल्लाह समझने में मसला ना हो। देखें 2017 में रहते हुए उसने मुझे, देखो सवाल पे जाते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ये देखें आप, ये जो ऊपर ग्रे डैश के नीचे पड़े रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री एज ऑन 1 जनवरी, वो आपने आपके सामने उसने रखी हुई है 152 मिलियन। तो ज़रा इसको प्लेस करते हैं, देखें 152 मिलियन। अब देखो जो एक गलती है, मैं इसको गलती मानता हूँ, रॉ मटेरियल कंजम्पशन में ऊपर कैलकुलेट करके आया हुआ हूँ और वो देखो कितना है ऊपर, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 2000, ठीक है, डाटा मिलियन में है। अब ये देखो ये जो 2000 है रॉ मटेरियल कंजम्पशन, ये जो कैलकुलेट हुई हुई है फाइफो के मुताबिक, फाइफो क्या कहता है? सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल ने कंज्यूम होना है, उसके बाद जो ड्यूरिंग द पीरियड परचेजेस है उन्होंने कंज्यूम होना है। तो ये जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 आइटम्स वेयर वन आइटम इज एट प्रीवियस पीरियड रेट एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज एट ड्यूरिंग द पीरियड रेट। इसकी बेसिस पे अगर मैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैलकुलेट कर लेता हूं तो वो फिर क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी 2 रेट्स के मिक्सचर के साथ कैलकुलेट हो रहा होगा, जबकि फाइफो ये कहता है कि क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो है वो ड्यूरिंग द पीरियड के रेट पे होना चाहिए। तो ये वाला एक फ्लॉ है पिछले साल की कैलकुलेशन में। तो बहरहाल ये पिछले साल में ऐसे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि डाटा और अवेलेबल नहीं है। और उसने देखो मुझे सवाल में इंडिकेट कर दिया है कि पिछले पीरियड में जो रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री आप मेंटेन करते थे वो कितने दिनों की कंजम्पशन के बराबर होती थी। आए जरा सवाल से मदद लेते हैं। उसने ये देखें बताया हुआ पॉइंट नंबर 4 में कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वुड बी मेंटेन एट 30 डेज कंजम्पशन। पिछले साल में अप टिल 31 दिसंबर ये कितनी डेज कंजम्पशन के बराबर होती थी? 45 दिन। तो आए जी 45 दिनों के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2000 ओवर 360 इंटू 45 जनाब ओवर 360 इंटू 45। तो सर ये कैलकुलेशन हो गई। देखो ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल कंजम्पशन मेरे पास आ गया। अब बैलेंसिंग मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, वो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? अपनी परचेजेस, ठीक है। चलें ये मेरे पास परचेजेस जो है वो कैलकुलेट हो चुकी है। अब देखें इस परचेजेस जो कि पिछले साल की परचेजेस है उसकी बेसिस पे मैं पिछले साल का क्लोजिंग यानी इस साल का ओपनिंग यानी 2018 का ओपनिंग क्रेडिटर्स कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने क्रेडिटर्स के अकाउंट में से कैश पेड निकालना है। इसको लिंक को नहीं आपने भूलना।
तो सर आए ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं। आगे चले, मैं इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। देखें 2098 ओवर 360 इनटू क्या बताता है, आए सवाल से देखते हैं। सबसे आखिरी पॉइंट में देखें कि जो आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर्स की पेमेंट है वो 30 डेज़ है और अगले साल में 15 दिन होने लगी है। तो 30 डेज़ पिछले साल में था, सो सॉरी 260 लिख दिया, वन मिस्टेक। सो 30 डेज़, ठीक है। सो 2098 over 360 into 30, so how much is the value of creditors? 2098 over 360 into 30, so it makes 174.83, ठीक है। ये आपके पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स कैलकुलेट हो गए हैं। तो अब जब मैं इंशाल्लाह 2018 का जो क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाऊंगा तो उसका मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट हो गया है। अब देखें, अब मैं बल्कि इसको पुट ही कर लेते हैं। ये देखें क्रेडिटर्स का 2018 का मैंने बना लिया है, तो ये जो ऊपर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है मैं उस वैल्यू को ले लेता हूँ 174.83, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ प्लेस कर लिया। अब मैं 2018 के साल की देखें परचेजेस कैलकुलेट करूंगा। इसके लिए देखो बिल्कुल वही अप्रोच जो कि हमने एसजीएल लिमिटेड में इस्तेमाल की थी। देखें मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 2018 का रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट। मैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन लूंगा फॉर 2018 बाय ओनली टेकिंग द वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज, लेकिन दैट विल बी एट 2017 प्राइस, ठीक है। 2017 पिछले साल की प्राइस पे। किस तरह से? ओनली बाय टेकिंग द वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज। देखिए पिछले साल रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना था? 2000, वो लिया, उसमें वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज किया 1.065, कुछ भी नहीं किया और सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज लिया, ठीक है। तो कितना बना? 2000 इंटू 1.065, इट मेक्स 2130, ठीक हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि 2018 जो बजटेड ईयर है उसका रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, लेकिन इसका में प्राइस का इंपैक्ट नहीं है। अब जब इसकी बेसिस पे मैं ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स कैलकुलेट करूंगा तो वो भी क्लोजिंग रॉ मटेरियल कहा इसको जाएगा कि ये ठीक है 2018 का क्लोजिंग रॉ मटेरियल है लेकिन एट प्रीवियस पीरियड्स प्राइस है। तो तीनों चीजें, आपका ओपनिंग रॉ मटेरियल जो कि अच्छा कितना है 250। अब अगेन देखो आपने जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैलकुलेट किया है ये मिक्सचर ऑफ टू रेट्स है जो कि गलत कैलकुलेट हुआ है। ये वाला पॉइंट था जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि यार ये जो कम से कम 2018 का ओपनिंग रॉ मटेरियल है ना, ये इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करवाना चाहिए था या प्रॉपर डाटा देता। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल बहरहाल एक गलत तरीके से 250 कैलकुलेट हुआ है। बहरहाल आप समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को क्योंकि मैंने बड़े डिटेल से क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो ये देखें 250 ओपनिंग रॉ मटेरियल और 2130 रॉ मटेरियल कंजम्पशन 2018 की, और क्लोजिंग रॉ मटेरियल ये देखें। इसी की बेस पे मैंने इसको पहले से जरा फॉर्मूला प्लेस हुआ है क्योंकि मैंने पहले इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ था। तो 2130 ओवर 360 इंटू 30 डेज, क्योंकि उसने मुझे मेंशन किया हुआ है कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन अब मैं मेंटेन, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री मैं मेंटेन करूंगा एट 30 डेज कंजम्पशन अगले साल में, तो इसलिए 30 डेज लिया गया। तो ये देखें 2130 ओवर 360 इंटू 30 डेज, तो ये बन जाता है 177.5, ठीक है जी। तो बैलेंसिंग अब आप परचेजेस निकाल सकते हैं। और जाहिर है चूंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेजेस जो हैं वो जो कैलकुलेट हो रही हैं वो उन वैल्यूज़ की बेस पे बैलेंसिंग कैलकुलेट हुई हैं जो सब प्रीवियस ईयर की प्राइस वाली थी, एक्सक्लूडिंग ओपनिंग रॉ मटेरियल। ये सिर्फ एरर की वजह से है, ये अब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब मैं मजीद एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो बार बार वही पॉइंट आ रहा है। तो लेकिन एसजीएल लिमिटेड में ये मसला नहीं था क्योंकि ओपनिंग रॉ मटेरियल उसने प्रॉपरली मुझे बना के दी हुई थी जो कि होनी चाहिए थी, ठीक है, एज पर 5 तो बहरहाल रॉ मटेरियल परचेजेस कैलकुलेट हो गई, लेकिन जाहिर है ये इन्फ्लेटेड नहीं है। तो अब जब मैं क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाऊंगा तो इस रॉ मटेरियल परचेज को पकड़ूंगा जो कि 2057.5 है इनटू, इसमें देखें हम हमारे पास उसने बताया हुआ है कि रॉ मटेरियल का अगर हम पॉइंट नंबर 5 देखें, रॉ मटेरियल में प्राइसेस जो हैं उसकी उसमें इन्फ्लेशन कितनी है? रॉ मटेरियल की प्राइसेस में 10% है, तो इसमें बस 10% का इफेक्ट ले लें। सो 2057.5 into 1.1, so that will give you the value of 2263.25। इसकी बेसिस पे क्लोजिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लें 2263.25 ओवर 360 इंटू, तो अब ये 15 डेज में होने लगा है। क्रेडिट पीरियड चेंज है आपका। पॉइंट नंबर 7 आखिरी में देखें उसने बताया हुआ है कि रॉ मटेरियल सप्लायर्स को अब आप 15 डेज में पे करोगे, तो इनटू 15, ठीक है जी। तो आए सर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ओवर 360 डेज इनटू
15 डेज। तो सर आपकी वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स भी कैलकुलेट हो चुकी है। सो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट कैश पेड एज बैलेंसिंग फिगर। आए सर कैलकुलेट करें, ये हमारी अमाउंट थी जो कि रिक्वायर्ड थी, जो कि हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। सो दैट अमाउंट टर्न्स आउट टू बी 2343.78। Let us now report this value in the main structure. आए सर 2343.78। सो ये एक ट्रिकी एरिया था एज फार एज द कैलकुलेशन इज कंसर्न। ओके, सो रेस्ट ऑफ द आइटम्स आर क्वाइट इजी। हमारी ऑलमोस्ट सारी वर्किंग्स इसमें हो चुकी हुई हैं। पेमेंट फॉर सप्लायर्स का रेफरेंस लगा देते हैं वर्किंग नंबर 2 के नाम से। वर्किंग नंबर 2, और ये मैं बताता रहता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम कि प्लीज़ रेफ़र किया करें अपनी वर्किंग्स को, बिकॉज एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन देना दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और एग्जामिनर को फैसिलिटेट किया करें इन मार्किंग, ताकि वो आपको मार्क्स देने में फैसिलिटेट करे। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप उसको घुमाते फिराते ही रहेंगे कि जी ढूंढ लो जाके जहाँ मैंने वर्किंग की है, तो ज़ाहिर आप उसको टीज़ कर रहे हैं, तो एग्जामिनर ऑल्सो गेट्स ऑफेंडेड। तो इस तरह से ये वाले काम करने से ज़रा थोड़ा सा परहेज़ किया करें, कोशिश किया करें कि अपने वर्किंग्स को क्रॉस रेफर करें। बहरहाल चलें जी आगे चलते हैं। जी सर, डायरेक्ट लेबर, पिछले साल की डायरेक्ट लेबर कितनी है? ये देख लेते हैं हम वर्किंग नंबर 2 से। ये देखें मैंने कैलकुलेट की थी 1200 मिलियन है, ठीक है। तो सिंपल सा, क्योंकि ये वेरिएबल आइटम है, ठीक है जी, 1200 मैंने वर्क किया था इसको वर्किंग नंबर 2 में। तो इसमें सर आपने क्या करना है, एक तो रेट का इंक्रीज, इन्फ्लेशन का, कितनी इन्फ्लेशन है ये देखें। पॉइंट नंबर 5 में उसने बताया हुआ है कि डायरेक्ट लेबर का जो रेट है वो 6% से इन्फ्लेट करेगा 1.06 से मल्टीप्लाई, और चूंकि ये वेरिएबल है आइटम, तो 1.065 ये वो ग्रोथ रेट है जो कि मैंने अपनी वर्किंग 1 में कैलकुलेट किया था। ये देखें नीचे आपको नज़र भी आ रहा है। तो 6.5% का ग्रोथ रेट इस पे लग जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक, तो आई जी कैलकुलेट करते हैं 1200 इंटू 1.06 इंटू 1.065। सो दिस वैल्यू इज 1354.68। इसके अलावा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, सर ये भी चूंकि वेरिएबल आइटम है, देख लेते हैं कि वर्किंग 2 में कितनी वैल्यू है। देखें फैक्ट्री ओवरहेड्स का आगे फर्दर सब एनालिसिस, ये 640 की अमाउंट है। तो आए सर 640 को पकड़ते हैं। 640 रेफरेंस दे दें, वर्किंग नंबर 2 में है, इनटू, अब ये देखें एक तो इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट होगा। उसने कहा कि ऑल अदर कॉस्ट पे 5% का इन्फ्लेशन का इफेक्ट है पॉइंट नंबर 6 पे, तो सर 5% की इन्फ्लेशन इस पे लग जाएगी। और इसके अलावा चूंकि ये वेरिएबल आइटम है, तो इस पे वॉल्यूमेट्रिक इम्पैक्ट भी आ जाएगा। सो द वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ इट इज 640 इंटू 1.05 इंटू 1.065। सो दिस वैल्यू इज 715.68। इसी तरह से जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स अदर्स हैं, ये भी मैंने देखे कैलकुलेट किया हुआ है वर्किंग नंबर 2 में। ये देखें बिल्कुल एंड पे, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके आइटम है वो 90 है, और सिंस इट इज अ फिक्स्ड आइटम सो इट विल नॉट अट्रैक्ट एनी वॉल्यूमेट्रिक इम्पैक्ट। इसके ऊपर सिर्फ इन्फ्लेशन का इफेक्ट आएगा। 90 रेफरेंस दें वर्किंग नंबर 2 इनटू ओनली इन्फ्लेशन इफेक्ट ऑफ 5%। सो द वैल्यू इज 90 इंटू 1.05। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 94.5। और एंड पे आपका बचता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसने बताया हुआ है सारे ही फिक्स्ड हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें 30 मिलियन की डेप्रिसिएशन शामिल है। आए देखते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1250 हैं। तो सर पहले तो 1250 में से वो 30 मिलियन की डेप्रिसिएशन निकाल दें। ये देखें मैंने इधर ही वर्किंग कर दी है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसकी अलग वर्किंग दिखाने की, तो इधर ही आप अपनी वर्किंग शो करवा सकते हैं। सो पहले डेप्रिसिएशन निकाल दिया, और डेप्रिसिएशन निकालने के बाद इसमें सिर्फ किसका सारा इम्पैक्ट लेना है आपने, इन्फ्लेशन का, क्योंकि ये भी सारी की सारी आइटम क्या है, ये फिक्स्ड इन नेचर है, इट विल ओनली अट्रैक्ट द इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। सो मैंने डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड की और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट 5% का लगा दिया। सर रिजल्टिंग अमाउंट इज, लेट्स कैलकुलेट, 1250 माइनस 30 into 1.05, so that value is 1281। सो ये सारे अदर खर्चे आपके कैलकुलेट हो गए हैं। अब हम इसको अगर सम अप कर लें सबको, तो इस तरह से, मैं इसकी चले थोड़ा सा मज़ीद प्रेजेंटेशन बेहतर करते हैं। तो ये अदर कॉस्ट सारी मैंने इकट्ठी कर दी, और इनका फीचर ये था कि ये जिस मंथ में इनकर होना है उसी मंथ में पेमेंट हो जानी है, तो कोई डिले नहीं है, तो स्ट्रेट अवे इनको मैंने ऐड कर दिया। सो द रिजल्टेंट बजटेड नेट कैश इनफ्लो स्लैश आउटफ्लो फॉर द ईयर इज
2018.33 million. So that was it. It was the final requirement. आप इस पूरे सवाल का जो सॉल्यूशन है इसको ओवरऑल रिव्यू कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कर्सर नीचे कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके इसको रिव्यू कर लें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिफ्रेशर।